आज के इस डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर कानाफूसी तो बहुत होती है, लेकिन खुलकर बात करने में लोग कतराते हैं। आज हम इस टैबू माने जाने वाले विषय के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आपसी संबंधों से जुड़े पहलुओं को बिल्कुल फैक्ट्स और साइंस के नजरिए से डिकोड करेंगे। आज के इस एजेंडे में हम कवर करेंगे कि लोग आखिर इस प्रैक्टिस को क्यों चुनते हैं, इसके कड़े सुरक्षा नियम क्या हैं, इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, आपसी सहमति क्यों जरूरी है और सबसे अहम बात, बायोलॉजी इस बारे में क्या कहती है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, मोटिवेशंस। आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो पार्टनर्स को इस खास फिजिकल एक्ट की तरफ ले जाती हैं। सोर्सेस के मुताबिक इसके पीछे की प्रेरणाएं काफी अलग अलग हो सकती हैं। देखिए, कभी कभी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद शरीर में जो बदलाव आते हैं उससे कसाव की कमी महसूस होती है, जिसे वापस पाने के लिए ये रास्ता चुना जाता है। या फिर लगातार फिजिकल रिलेशन की वजह से होने वाली नेचुरल फ्रिक्शन की कमी भी एक कारण है। कुछ मामलों में इसे अनचाहे गर्भधारण से बचने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा कई लोगों के लिए ये उनकी एक डीप सबमिसिव फैंटेसी का हिस्सा होता है, तो वहीं कुछ लोग महज दोस्तों के बीच की बातों या पीयर प्रेशर में आकर सिर्फ क्यूरियोसिटी के चलते से आजमाना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, क्रूशियल सेफ्टी और प्रिकॉशंस। अगर इस फिजिकल प्रैक्टिस को अपनाया जा रहा है तो साफ सफाई और सुरक्षा के नियम कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से नॉन नेगोशिएबल हैं। सेफ्टी के लिए यहाँ दो सबसे बुनियादी रूल हैं। पहला स्टेप है हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करना, और ध्यान रहे अगर इसके बाद वजाइनल पेनिट्रेशन की तरफ बढ़ना है तो कॉन्डोम को बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो गंभीर फंगल इन्फेक्शन का खतरा बन जाता है। और दूसरा सबसे अहम स्टेप है अच्छी खासी मात्रा में आर्टिफिशियल ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल। अब सवाल ये है कि लूब्रिकेंट इतना जरूरी क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है नेचुरल लुब्रिकेशन की कमी। देखिए, हमारी बॉडी में इस खास हिस्से यानी एनल कैनाल में खुद को नेचुरली मॉइस्चराइज करने की कोई बायोलॉजिकल कैपेसिटी नहीं होती। इसलिए बिना किसी आर्टिफिशियल सपोर्ट के ऐसा कुछ भी ट्राई करना शारीरिक रूप से बेहद तकलीफदेह हो सकता है और इससे गहरी चोट भी लग सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, फायदे और नुकसान। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की तरह इसके भी कुछ बेनिफिट्स और काफी सीरियस रिस्क्स हैं जिन्हें तौलना बहुत जरूरी है। अगर इसके प्रोज की बात करें तो जैसा कि हमने पहले देखा, ये प्रेगनेंसी रोकने का एक तरीका हो सकता है और कुछ लोगों की पर्सनल फैंटेसीज को पूरा करता है। लेकिन जरा इसके कॉन्स पर गौर कीजिए। नेचुरल नमी ना होने की वजह से जो भयंकर फ्रिक्शन पैदा होता है वो कई बार कट्स, ब्लीडिंग और यहाँ तक कि पाइल्स यानी बवासीर जैसी बेहद दर्दनाक बीमारियों की वजह बन सकता है। और एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म रिस्क जिसे समझना बेहद जरूरी है वो ये है कि अगर इस प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा या लगातार किया जाए तो समय के साथ उस हिस्से की सेंसिटिविटी पूरी तरह खत्म हो सकती है। मतलब शरीर मल त्यागने के लिए जो नेचुरल सिग्नल भेजता है वो सिग्नल मिलना ही बंद हो सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत डरावनी स्थिति है। अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति। जब हमने शरीर की सच्चाइयों को जान लिया है तो पार्टनर्स के बीच का आपसी तालमेल और रजामंदी सबसे अहम फैक्टर बन जाती है। सोर्सेज एक बात पे बहुत जोर देते हैं, एक इंसान की खुशी दूसरे इंसान के लिए सजा नहीं बननी चाहिए। फिजिकल इंटीमेसी कभी भी थोपी नहीं जा सकती। सोचिए, अगर एक पार्टनर दर्द सह रहा है और दूसरा सिर्फ अपनी इच्छा पूरी कर रहा है तो ये रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट और दूरियां ही लाएगा। तो फिर बीच का रास्ता क्या हो? अगर एक पार्टनर की कोई बहुत स्ट्रांग फैंटेसी है और दूसरा खुशी खुशी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है तो सोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, यानी महीने में मुश्किल से 1 या 2 बार। इससे फिजिकल कंफर्ट भी बना रहता है और इमोशनल बॉन्डिंग भी खराब नहीं होती। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, नेचर का डिजाइन और हमारा कंक्लूजन। चलिए देखते हैं कि हमारी ह्यूमन एनाटॉमी इस बारे में क्या इशारा करती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, प्रकृति का जो बायोलॉजिकल डिजाइन है वो हमें इस प्रैक्टिस के बारे में क्या बताता है। अगर हम शरीर के एनाटॉमिकल ब्लूप्रिंट को देखें तो हमारे शरीर के हर हिस्से के काम करने का एक साफ बायोलॉजिकल तर्क है। एनाटॉमी के फैक्ट्स बिल्कुल साफ हैं। अगर नेचर ने इस हिस्से को इंटरकोर्स के लिए बनाया होता तो वहां वेजाइना की तरह ही नेचुरल ल्यूब्रिकेशन और एक रिप्रोडक्टिव रास्ता जरूर होता।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस हिस्से का प्राइमरी काम शरीर से केवल वेस्ट यानी मल को बाहर निकालना है, बस इतना ही। तो आज की इस चर्चा के बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है जिस पर विचार करना बनता है। क्या ये इच्छा वाकई एक सच्ची पर्सनल फैंटेसी है या फिर सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करने और पीयर प्रेशर का नतीजा है? अपनी असली चाहत और दूसरों की नकल करने के दबाव के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशियल है। आखिर में किसी भी रिश्ते में सुरक्षित और सही फैसले लेने के लिए सही जानकारी होना ही सबसे बड़ा हथियार है।